हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की पुस्तक अंतरा, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका छठा पाठ खाना बदोश। तो बच्चों, खाना बदोश के जो लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी जो है, इनका जन्म का परिचय पहले मैं आपको दे दूं। इनका जन्म 1950 में वरला जिला मुजफ्फरनगर में हुआ। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की और वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहां दलित लेखकों के संपर्क में आए। उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन और चिंतन मनन किया और उनकी रचना की दृष्टि में बड़ा बुनियादी परिवर्तन हुआ। इनके जो रचनाएं हैं उनमें है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम और झूठन। ये जो इनकी संग्रह है, जो प्रमुख रचनाएं हैं, बड़े मार्मिक ढंग से लिखी हुई हैं और इनमें से 2-3 मैंने पढ़ी भी हैं। झूठन भी बहुत अच्छी है और इसके अलावा सदियों का संताप ये भी बहुत अच्छी है। झूठन में ना ऐसी अभिव्यक्ति की गई है कि जो दलित समाज के विषय में किस तरीके से जो उनके बच्चे हैं, जो उनका परिवार है, वो कैसे सोचता होगा। सचमुच पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि कभी कभी जाने में अनजाने में हम अपने साथ काम करने वाले या जो लोग हमारे ही लिए काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर जाते हैं और उनके बच्चों के मनोविज्ञान पे क्या असर होता होगा। ये उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने अंदर की कमियों को बड़ा अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि कैसे हमारा समाज इस तरीके की हरकतें करता है, ऐसे क्रियाकलाप करता है जो किसी को इस हद तक हम वेदना पहुंचाते हैं। तो चलिए, अभी ये जो कहानी है इनकी, इसीलिए शायद मैंने आपको बोला कि वो जो झूठन है, जो आत्मकथा है, जो मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी पढ़ी है, वो हिंदी साहित्य में उनको प्रतिष्ठा और पहचान उसी की वजह से मिली। और आपको भी अगर आपकी लाइब्रेरी में है तो आप अवश्य उसको पढ़ें। ये जो कहानी है खाना बदोश, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये मजदूरी करके जीवन बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। कह रहे मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से, मेहनत, इज्जत के साथ रोटी खाना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, तो भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज के, जिसमें इस कहानी में है सूबे सिंह, जो समृद्ध और ताकतवर हैं लोग, वो उनको जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से मजदूर वर्ग नहीं उबर पाया है। कहानी में वास्तविकता, यथार्थ उत्पन्न करने में इसके जो राजस्थानी संवाद हैं बड़े सहायक बन पड़े हैं। तो यह है कहानी ईंट के भट्टे पर की एक कहानी, जो उनकी मजदूरों की दुख भरी कहानी कह रही है। तो आइए पढ़ते हैं। सुकिया और उसकी पत्नी मानो, पत्नी का नाम है मानो, और सुकिया एक ही भट्टे पर काम करते हैं। वे ईंट पाथते हैं, ईंट मतलब बनाते हैं, और कुछ मजदूर मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डालते हैं। ये काम बहुत खतरनाक है। भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह है। मानो और सुकिया इस भट्टे पर 1 महीना पहले ही आए हैं। वे दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी रोज का काम जो करते हैं, रोज की उनको सैलरी मिलती है, इस तरीके के मजदूर होते हैं। ईंटों की संख्या गिनकर मजदूरी का भुगतान होता है। भट्टे मजदूरों ने छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी हैं। इन दड़बे नुमा झोपड़ियों में इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें भी झुक के घुसना पड़ता है। दिन भर के थके हारे मजदूर रात को इन दड़बों में घुस जाते हैं। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी है। उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था, जसदेव। यह छोटी उम्र का लड़का था और बड़ी फुर्ती से काम किया करता था। एक दिन की बात है कि मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चले गए और उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। वह रौब तौब से भट्टे का माहौल ही बदल देता था। उसके सामने जो ठेकेदार असगर है वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता था। भीगी बिल्ली मतलब बहुत डरा डरा रहता था। एक दिन सूबे सिंह की नजर किसनी, एक मजदूरनी थी कोई, उस पर पड़ गई। किसनी और उसका पति महेश 3 महीने पहले ही यहाँ आए थे। सूबे सिंह ने किसनी को अपने पास बुलाने के बहाने दफ्तर में सेवा टहल का काम दे दिया कि वो मेरे आसपास रहे, इसलिए उसको कहा तुम्हें आज मेरे ऑफिस में काम करना है। इससे मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब किसनी हैंडपंप के नीचे बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाने लगी। यानी इसका मतलब, क्योंकि उन लोगों के पास कहाँ साबुन वाबुन होता है,
तो उनको ये पता लग गया कि जरूर इसको सूबे से ही पैसे दे रहा है। इस हालत को देखकर महेश गुमसुम रहने लगा। किसनी का व्यवहार, जो उसकी पत्नी है, उसका व्यवहार भी उसके प्रति बदलता जा रहा था। उसे समझाना बेकार था उस औरत को। किसनी और सूबे सिंह की कहानी काफी आगे बढ़ चुकी थी, यानी उसने क्या किया, उसकी पत्नी को ही अपने साथ जो है ले लिया। सूबे सिंह ने के अर्दली ने महेश को शराब पीने की लत लगा दी। जो सूबे सिंह का जो वो था, चौकीदार जैसा समझ लो, उसने क्या किया, उसने उसको महेश को जानबूझ के शराब पिलाना शुरू कर दिया। महेश शराब पीकर झोपड़ी में पड़ा रहता और किसनी ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गीत सुनती रहती थी। यानी वो उसका भी चरित्र थोड़ा ऐसा ही था। अब क्या हुआ, भट्टे के खुलने पर सभी को सांसों की राहत मिलने लगी थी। भट्टे से लाल लाल पकी ईंटों को निकलते देख सुखिया और मानो की खुशी देखते ही बनती थी। ये दोनों पति पत्नी अपने आप में खुश हैं। मानो इन लाल ईंटों से अपने लिए मकान बनाने का वो सपना संजोने लगी थी। सुखिया ने उसे बहुत समझाया कि इसमें बहुत खर्च लगता है, पर मानो हमेशा इस कल्पना में रहती कि इन लाल लाल ईंटों से किसी दिन हम भी अपना पक्का घर बनाएंगे। मानो और ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे जोड़ लेना चाहती थी ताकि उसका भी एक पक्का घर बन सके। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था। सूबे सिंह किसनी को शहर भी भेजने लगा था। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था, यानी वो उसकी पत्नी को, जो महेश है उसकी पत्नी को। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। महेश शराब पीकर झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से नहीं लौटती थी और जब लौटती भी तो बड़ी थकी और निढाल अवस्था में, यानी उसने सूबे सिंह के साथ बहुत समझौता कर लिया था और वो आराम से उसके साथ ही मौज मस्ती में मगन रहती थी। एक दिन सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से मानो को दफ्तर में भेजने को कहा। असगर ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसे सूबेदार की फटकार मिली। उसकी घिग्गी बन गई। उसने मानो को छोटे बाबू के पास जाने को कहा। मानो और सुखिया घबरा गए। वे जान गए थे कि अब मछली को फंसाने का जाल फेंका जा रहा है। जसदेव सुखिया की मनः स्थिति भांप गया, पर वह मानो को स्थान पर सूबे सिंह के यहाँ चला गया। उसने कहा कि तू मत जा, अपनी पत्नी को ना भेज के वो खुद चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को पहले तो अपशब्द कहे कि तू क्यों आया, मैंने तेरी पत्नी को बुलाया था, और उसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए। मानो ने उसके चोटों पर हल्दी लगा दी। भट्टे पर अब किसी और प्रकार की दवा का तो इंतजाम था नहीं। मानो ने बड़े बेकार मन से, मतलब बड़े बेमन से, दुखी मन से चूल्हा जलाया, रोटियां बनाकर सुखिया को खिलाई। फिर वो जसदेव के लिए भी रोटी लेकर चल पड़ी। सुखिया ने उसे समझाया कि वह ब्राह्मण है, अतः वह तेरे हाथ की रोटी नहीं खाएगा, पर मानो नहीं मानी और हुआ भी यही कि जसदेव ने उससे रोटी नहीं ली। मानो अपनी झोपड़ी में लौट आई और बिना कुछ खाए पिए ही लेट गई। सभी ने भय के वातावरण में रात काटी कि पता नहीं क्या होगा, यानी उनको समझ में तो आ गया कि यहाँ पे तो हमारी पत्नियां भी सुरक्षित नहीं है। असगर ठेकेदार ने सुबह जसदेव को सुखिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी। जसदेव का व्यवहार बदलता चला गया। सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को हिदायत दे दी कि मानो और सुखिया को परेशान रखा जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा समझौता नहीं किया। वो अपनी पत्नी उसके सुपुर्द करने को तैयार नहीं हुआ। उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत की जरूरत नहीं। सूबे सिंह उन्हें तंग करने के नए नए बहाने ढूंढ लेता। सुखिया से ईंट पाथने का साचा वापस ले लिया गया। वह साचा जसदेव को दे दिया गया। अब तो जसदेव उन पर हुक्म चलाने लगा। एक दिन मानो ने ईंट पाथने की जगह पर जाकर देखा। जो उसने ईंटें बनाई थी वो सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी। ईंटों की ऐसी दुर्दशा देखकर वो बेचारी दहाड़े मार मार कर रोने लगी और उसको ये समझ में आ गया कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान के सपने को धराशायी कर दिया है। कि कहाँ मैं सपने देख रही थी कि मैं पक्का मकान बनाऊंगी, लेकिन अब ये जो ठेकेदार पीछे पड़ गया, असगर भी और साथ में वो जो सूबे सिंह है वो भी, और यहाँ साथ में जसदेव लग गया है। तो वो समझ गई कि अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। सुखिया भी वहां आया तो वह भी हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया कि हम टूटी फूटी ईंटों की मजदूरी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। सुखिया सारा माजरा समझ गया कि ये सब इन्हीं का किया धरा है और उसने मानो का हाथ पकड़ के बोला, अब तू चल यहाँ से, ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे दोनों उस भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह एक दिशाहीन यात्रा की ओर चल पड़े।
और जसदेव की चुप्पी ने उनके विश्वास को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए कि जो जसदेव है उनका मित्र, वो भी उनका साथ नहीं देने वाला। अगर शायद वो एकजुट होकर विरोध करते भी तो कोई बात बनती भी, लेकिन जितना आसान हम समझते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं सूबे सिंह जैसे, उनका विरोध करना आसान होता है एक ऐसे आदमी के लिए जिसके लिए रोटी पानी की समस्या बहुत बड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमी है। आप किसी भी गलत से गलत बात का छोटा से छोटा विरोध कीजिए, आप देखिए कि आप कितनी बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जिन्होंने विरोध करके, जैसे मैं अभी पिछला चैप्टर पढ़ा रही थी ज्योतिबा फूले का, कि जिन लोगों ने विरोध करके हम लोगों को वो स्थान दिलाया, हमें उनके लिए बहुत उनका मूल्य को समझना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी बदौलत आज यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की कहानी खानाबदोश। खानाबदोश क्या होता है? वो लोग जो इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी टिक कर नहीं बैठते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। तो ये बेचारे खानाबदोश नहीं थे, लेकिन इनकी मजबूरी ने इनको खानाबदोश बना दिया। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको एक बार देख जाइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये प्रश्न देख जाइएगा अच्छी तरीके से, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को भी बताइए। तो एक तो मजदूर वर्ग का सभी शोषण करते हैं, वो इस यातना को झेलने को तैयार है, ये समस्या है। दूसरा, मजदूर अभी भी नरक का जीवन बिता रहा है, सुविधाओं का अभाव है। नंबर 3, अभी भी जातिवादी मानसिकता हावी है जो समाज में दरार डालती है। और सबसे बड़ी बात कि समाज में स्त्रियों की इज्जत आज भी सुरक्षित नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लेखक का जो दृष्टिकोण है वो मानव और सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। वो शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए कहीं और चल देते हैं। भले ही ये गारंटी नहीं है कि इस तरीके की समस्या वहां नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं अच्छे लोग भी मिल जाए। तो जो श्रमिक वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति तो इस पाठ में जरूर बताई गई है, लेकिन कोई तर्कपूर्ण समाधान हमारे सामने नहीं आता। शायद इसीलिए बहुत सारे अधिकार मजदूरों को दिए गए हैं, और जिसके अंतर्गत शोषण कुछ कम तो जरूर हुआ है, लेकिन हमारे देश की समस्या जो है वो स्त्रियों के मान सम्मान के लिए अभी भी उतना चिंतित भारतवर्ष नहीं दिखता जितना कि उसको होना चाहिए। आप कहेंगे कि ये बात कैसे मैम, ये क्या बात कह रही है? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कानून बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ये इस तरीके का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। हम अपने लड़कों को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि वो लड़कियों की इज्जत करे। अगर वो किसी लड़की के लिए गलत बोलता है तो हम लोग चुप रह जाते हैं। जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाते हैं, आप उनके पालन पोषण वाले बच्चों को देखिए। और वो लोग जो खुद ही लड़कियों की इज्जत नहीं करते, या अगर आपके फादर या आपकी मदर की इज्जत नहीं करते, आपका भाई अपनी बहन की इज्जत नहीं करता, तो या आप दादा दादी की इज्जत नहीं करते, तो आपके जो आगे की पीढ़ी है वो क्या सीखेगी? कुछ नहीं। तो स्त्रियों की इज्जत कहाँ से? सबसे पहला जो पायदान शुरू होता है वो परिवार से होता है। तो जब हम अपने लड़कों को सही रास्ता दिखा देंगे तो सूबे सिंह जैसा मेरा बेटा नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता, गारंटेड मेरा बेटा सूबे सिंह जैसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं उसकी परवरिश पहले दिन से इस तरीके से करती हूँ कि उसे महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उनका भी करना पड़ेगा जिन्हें समाज घृणित नजर से देखता है। सम्मान में आपकी नजर ठीक होनी चाहिए, चाहे आप उससे बात करें या ना करें। तो ये दृष्टिकोण रखना बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी खानाबदोश। अब हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।